रिकॉर्डिंग शुरू है। जो भी लिख रहे हैं ये गलत बात है, पता नहीं कौन कौन किसी का नाम फंसाया जा रहा है सर। अच्छा ठीक है, अब नहीं मेरा बोलो। नाम कोई ऊपर में लिख दिया, आज तो छोड़ गलत दो, बात है। आज छोड़ो ना, नहीं बोलो। रिकॉर्डिंग शुरू है, फिर हमको करना। आज का जो टॉपिक है यानी इंपोर्टेंट ऑफ द लिकोसाइट काउंट, डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट का आज को पढ़ाना है। कल टीएलसी बताया था, आज डीएलसी का करना है। तो डीएलसी का पहले इंपोर्टेंट समझ लो, उसका कुछ फंक्शन समझ लो, क्योंकि इसका जानना जरूरी है। बिना पैथोलॉजी के ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हो। कोई भी डॉक्टर बिना पैथोलॉजी के ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है सही सही। कल मैंने डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट, टोटल लिकोसाइट काउंट बताया था। आज डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट मैं अभी बता रहा हूँ। सर ये जो लाइनिंग इसकी वजह से सर दिख नहीं रहा है सर, जो किया है सर उसको बोलिए ना डिलीट करने के लिए। पता नहीं चल रहा कौन किया, कैसे समझना सर? और सब तो डिलीट हो रहा है सर, यही जो लिखा हुआ है ना वो तौसीफ क्या नाम, जो भी चीज लिखा हुआ है सर वो डिलीट नहीं हो रहा, बाकी सब तौसीफ लिखा हुआ है। जिसने क्या कुछ तो लिखा हुआ है सर, तानसी जैसे पंडित। हाँ तो ठीक। देखो आज तो पढ़ना है कि लर्निंग में इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट। डिफरेंशियल लिकोसाइट, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का में डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट होता है, आरबीसी में ओनली टोटल काउंट होता है, और प्लेटलेट्स में भी सिर्फ टोटल काउंट होता है। और इसमें लेकिन डब्ल्यूबीसी में डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट, कल मैं बताया कि देयर आर टू टाइप, फर्स्ट टू टाइप ऑलरेडी से डब्ल्यूबीसी के 5 टाइप होते हैं, लेकिन पहला 2 टाइप में एक फर्स्ट टाइप होता है ग्रेनुलोसाइट और दूसरा होता है एग्रेनुलोसाइट। कल मैंने बताया ग्रेनुलोसाइट में, कल मैंने बताया कि आरआरबी समझो, ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर, दूसरा इस्नोफिल दैट इज कॉल्ड एसिडोफिल, तीसरा बेसोफिल दैट इज कॉल्ड बेसोफिल बेसिक डायन। आज का है कि उसका फंक्शन क्या है। लिखते ही रहेंगे कितना पढ़ेंगे। आज का जो है कि कुछ डिफरेंशियल डब्ल्यूबीसी काउंट जो कल मैंने पढ़ाया है, उसका डिफरेंशियल लिकोसाइट का कल कुछ बताया था कि ये यूजेज कुछ बता दिया था, और आज मैं बताया कि उसका मेन फंक्शन क्या है। जैसे पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर का दैट इज कॉल्ड न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का फंक्शन क्या है? इट एंटी फैगोटिक एक्शन, यानी फैगोसाइटोसिस सबसे बड़ा एक्शन है। फर्स्ट लाइन होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स है। क्यों फर्स्ट लाइन कहा गया कि कोई भी इन्फेक्शन बैक्टीरिया, कोई भी इन्फेक्शन बर्डिंग होता है तो सबसे पहला डब्ल्यूपीसी के न्यूट्रोफिल ही सेल ऐसा होता है जो लड़ने जाता है कोई भी बैक्टीरिया से, वायरस से या टॉक्सिन से। इसलिए फर्स्ट लाइन होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स कहा गया है। न्यूट्रोफिल्स को फर्स्ट लाइन हॉर्स इम्यूनिटी बोला गया है, इसलिए रिस्पांस बोला गया है, इसलिए कि सबसे पहले लड़ता है यही। अगर ये डेड हो जाता है, अगर ये कमजोर हो जाती है तो लिम्फोसाइट जाता है लड़ने के लिए, इसलिए इसको क्या फर्स्ट लाइन हॉट इम्यून रिस्पांस बोला गया है। और एजेंट है इन्वेडिंग पैथोजन, ये एक तरह का सबसे पहला हमलावर है जो डब्ल्यूबीसी का सेल का सबसे पहला न्यूट्रोफिल है जो पहले लड़ने जाता है। अगर ये डेड हो जाता है तब लिम्फोसाइट जाता है, और लिम्फोसाइट जब डेड होता है उसके बाद मोनोसाइट जाता है। लेकिन सबसे पहला ये है, एक थोड़ा सेंटेंस में बनाया इसलिए तुमको ब्रीफ में इसको नहीं बताना है। दूसरा इस्नोफिल, इस्नोफिल जो है देखो सब आदमी पढ़े हो गए एलर्जी रिस्पॉन्स है, तो एलर्जी रिस्पॉन्स जो है इस्नोफिल का, उससे पहले इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है। जहां जहां इन्फ्लामेसी होगा वहां मूवमेंट इन्फ्लामेटरी को एरिया को जो है उस जगह पर सबसे पहले इस्नोफिल रिलीज होता है। जैसे इरोजन है, चोट लगा, ट्रोमा हुआ, तो उस जगह पर सबसे पहले इस्नोफिल पहले जाता है। तो सबसे पहले इस्नोफिल उसी जगह जाता है, और उसके बाद जब इस्नोफिल एलर्जन
इस्नोफिल का क्या काम है समझे? इस्नोफिल का काम है मूवमेंट, इन्फ्लामेशन एरिया, किल्स सेल द टाइपिंग सब्सटेंस, एंटी पैरासाइटिक और एंटी बैक्टीरियल एक्शन रखता है ये। और जिसके कारण एग्जाम्पल कोई भी अंदर में बैक्टीरिया है, वायरस है, पैरासाइट है इंटेस्टाइन में, वो एक रिस्पॉन्स इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इंडिकेट करता है, इसलिए वहां पर रिलीज होता है। इसलिए तो कहीं भी एलर्जन होता है, कोई भी बॉडी में एलर्जी होता है तो इस्नोफिल पहले इंडिकेट करता है। तो ये नहीं है कि सिर्फ एलर्जी रिएक्शन, जनरली रिएक्शन होता है, कोई भी एलर्जन भी रिएक्शन होता है तो वहां पर इस्नोफिल जाता है और वहां मीडिएट सेल करता है इन्फ्लामेटरी, क्योंकि एक इन्फ्लामेटरी एंजाइम का सबसे पहला रिस्पॉन्स न्यूट्रोफिल भी है जो इन्फ्लामेटरी एजेंट का रोल काम करती है, क्योंकि लड़ने वो जाता है। तो जिस जगह मान लिया कि किसी इंजुरी हुआ, चोट लगा स्किन में, यहाँ इरोजन हुआ, तो यहाँ का म्यूकस को, जिस जगह लोकल सेल इंजुरी हुआ वहां का म्यूकस सेल इन्फ्लामेट हुआ, जब म्यूकस सेल जो इन्फ्लामेट होता है तो वहां न्यूट्रोफिल जाता है। तो इस जगह, तो सबसे इस जगह न्यूट्रोफिल के बाद वहां क्या होता है, लिम्फोसाइट आता है, उसके बाद इस्नोफिल आता है, उसी इलेक्ट्रॉन। तो पहला इसमें हो गया न्यूट्रोफिल का, दूसरा इस्नोफिल। बेसोफिल जो है, एक बेसोफिल का जो है फाइटिंग पैरासाइटिक एक्शन रखता है। कहीं भी इंटर बॉडी में कहीं पैरासाइट किया, कहीं भी बॉडी में कोई भी पैरासाइट इंटर किया तो बेसोफिल का प्रे रोल है कि उसको रोकता है। और दूसरी बात सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है बेसोफिल का ब्लड क्लोटिंग होने से रोकना। यानी बेसोफिल जो रिलीज करता है उसके कंटेंट, बेसोफिल के अंदर कंटेंट एक हेपेरिन है। हेपेरिन का क्या काम है, एंटीकोगुलांट। हेपेरिन का क्या काम है, एंटीकोगुलांट। वो क्या क्या ब्लड को थिन करता है, वो थिक नहीं होने देता है। जिस तरह सोडियम क्लोराइड, EDTA, इथिलीन डाइटेट्राएसिटिक एसिड, ये सब क्या है, एंटीकोगुलांट है। EDTA, इथिलीन डाइटेट्राएसिटिक, ये सब सोडियम क्लोराइड, ये सब। इसी तरह हेपेरिन है, बहुत ये थिन करता है, यानी ब्लड को थिन करने का काम करता है हेपेरिन। तो ये चीज जो है इसका काम है, तो बेसोफिल रिलीज करता है, उसका अंदर के कंटेंट में हेपेरिन है, इसलिए जहां ब्लड कोगुलेशन है वहां भी नहीं होने जाता है, और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में ये भी हकदार है। ये तीनों, ये ग्रेनुलोसाइट का हुआ। ये ग्रेनुलोसाइट में सबसे पहला लिम्फोसाइट आता है। लिम्फोसाइट में दो इंपॉर्टेंट चीज, बहुत चीज है। लिम्फोसाइट का एक देखो कौन कर रहा है, लिम्फोसाइट में सबसे पहला है तुम लोग प्रयोग बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, दो चीज प्रयोग। कल मैंने बताया था लिम्फोसाइट में एक स्मॉल लिम्फोसाइट एंड लार्ज लिम्फोसाइट, लेकिन अभी जो फंक्शन की बात करेंगे तो एक ह्यूमरल लिम्फोसाइट बोलेंगे और एक सेल मीडिएटेड जो है लिम्फोसाइट बोलेंगे। जैसे टी जो है सेल है, वह एक सेल दूसरे सेल को मीडिएट करता है। अब बी क्या है, ह्यूमरल लिम्फोसाइट कहते हैं। वो क्या करता है, द बी सेल दैट इज कॉल्ड बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडी। एक एंटीजन प्रोड्यूस करता है, एक एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी कब रिलीज करता है, याद रखो, जब एंटीजन इन कर जाता है बॉडी में, उसके इंक्यूबेशन पीरियड के बाद। एग्जाम्पल, जब कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस जब पेशेंट अभी इन किया है वायरस बॉडी में, अभी 4 से 5 दिन 7 दिन के बाद क्या हो जाए, पहले एंटीजन बनाएगा। क्यों कि हमारे बॉडी में जो बाहर से जो आता है एंटीजन, और उसके अगेंस्ट में हमारा बॉडी एंटीबॉडीज बनाता है। तो इसलिए इसमें जो है बी लिम्फोसाइट क्या करता है, एंटीबॉडीज फॉर्मेशन करता है, और एंटीबॉडीज फॉर्मेशन करने के बाद करता है दैट यूज द टू अटैक इन इन्वेडिंग बैक्टीरिया, वायरस और टॉक्सिन से लड़ता है। इसलिए कहता है कि कोरोना वायरस में जब एंटीबॉडी बन जाए या लड़ने कैपेसिटी हुआ, सेल मार देता है वो एंटीजन को, जिसके कारण एक बॉडी बन गया, इसलिए उसको प्लाज्मा डोनेट करते हैं। क्यों, उसके लड़ने की कैपेसिटी उसमें हो जाती है। और टी सेल में मीडिएटर में क्या करता है, वो डेट किल करता है। मान लिया बॉडी में का टी सेल क्या करता है, डेट वो किल करता है, किसका, जो इन्फेक्टेड हॉट सेल आया बॉडी में आया उसको करता है।
और एक्टिविटी और हमारे बॉडी में जो इम्यून सेल है, इम्यूनिटी पावर जो इम्यून सेल है, रिस्पॉन्स है, उसको एक्टिवेट करता है और वहाँ जैसे कहीं पर लड़ता है तो वहाँ पर जो एंजाइम है रिलीज करता है, साइटोकाइनिन एंजाइम है, उसको रिलीज करता है और इम्यूनिटी को रिस्पॉन्स को मजबूत करता है, इम्यूनिटी को मजबूत करता है और वो रिस्पॉन्स से लड़ता है। तो ये दो तरह के इसमें सेल है। और दूसरा है मोनोसाइट। मोनोसाइट हम इससे पहले भी हल्का हिंट्स दे दिए थे। मोनोसाइट है जब लिम्फोसाइट जब डेड कर देगा, जब न्यूट्रोफिल डेड करेगा तो लिम्फोसाइट आएगा, और लिम्फोसाइट जब डेड करेगा उसको सर्टेन वो लड़ने के लिए अगला मोनोसाइट आता है। ये भी एक तरह का तीसरा सबसे बड़ा एंटीफैगोटिक एक्शन है, फैगोसाइटिक है, और सर्टेन ये फाइट करता है। और जहां पर जैसे बैक्टीरिया हमारा डेड है, अंदर सेल के अंदर में बैक्टीरिया डेड है या कैंसर सेल डेड हो गया, उसको डिस्ट्रॉय करता है, उसको साइड करता है और इम्यूनिटी पावर बॉडी का स्ट्रॉन्ग करता है बॉडी से लड़ने के लिए। यानी जो मान लिया आरबीसी डेड हो गया उसको साइड किया और ये एक्टिवेट हो जाता है फिर वहां लड़ने के लिए। और हमारा जब ये बॉडी लड़ता मजबूत हो जाता है तो बैक्टीरिया हमारे से मर जाता है। अगर इम्यून सिस्टम में अगर ये चीज कमजोर हो गया, जैसे पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट मोनोसाइट कमजोर हो गया तो हमें बीमार हो जाते हैं, वही बॉडी कमजोर हो गया नहीं जीत पाएगा तो उसका लास्ट में डेथ हो जाता है। कहता है कि इस बीमारी से मान लिया कोरोना वायरस मर गया तो सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाएगा, उसके कारण मर जाएगा, कॉम्प्लिकेशन आएगा, मर जाएगा। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं हो उसको रोकने के लिए यही सब ये सब इम्यूनिटी जो इम्यून रिस्पॉन्स है, पहला है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर, दूसरा लिम्फोसाइट, तीसरा मोनोसाइट। और एलर्जन रिएक्शन को इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कंट्रोल करने के लिए क्या पहला इस्नोफिल है, दूसरा क्या है बेसोफिल है। ये दोनों इन्फ्लेमेटरी एलर्जन रिएक्शन को कंट्रोल करता है। ये दोनों चीज है। ये चीज आज अभी जो इसका एक फंक्शन हुआ और इसका आप जो है पैथोलॉजिकल वेरिएशन बताएंगे डब्ल्यूबीसी में कैसे क्या होता है। कल कुछ तो बता दिए थे वेरिएशन, आज कुछ और बताएंगे। कल मैंने बता दिया था तुम लोग को कि इसका मोर्फोलॉजी कितना है, इसका साइटोप्लाज्म कैसा होता है, इसकी परसेंटेज कैसी होती है, और आज अभी फंक्शन बताया और उसके बाद अगला जो पॉइंट है उसको हम बताएंगे। और कुछ मान लिया कि कैसे हम करेंगे डिफरेंस, कुछ बता देते हैं पहले। तो जानने के लिए जानना चाहिए कि ब्लड को हम कैसे कलेक्ट करते हैं। तो हम लोग 3 सोर्स से हम लोग डिफरेंशियल काउंट के लिए सोर्स से कलेक्ट करते हैं। एक है कैपिलरी सोर्स से, कैपिलरी सोर्स से, दूसरा कैपिलरी ये कैपिलरी बिड है, बिड से फिंगर टिप से लेते हैं, वो कैपिलरी सोर्स है। दूसरा वेनस ब्लड से, और कैपिलरी में अक्सर प्योर ब्लड रहेगा, और वेनस सोर्स है। तीसरा आर्टियल सोर्स से। 3 सोर्स से हम लोग कलेक्ट करते हैं। लेकिन कॉमन अगर डिफरेंशियल काउंट है तो वेनस की कोई जरूरी नहीं है, ओनली कैपिलरी ब्लड ही लेना बेहतर है। कि ब्लड क्यों किसी का लॉस करेंगे, क्योंकि वेनस में 1 से 2 ड्रॉप आएगा नहीं, लेंगे नहीं, ज्यादा ले लेते हैं लोग, कलेक्ट कर देते हैं। इसलिए कोशिश करना चाहिए कैपिलरी ब्लड होगा, टीएलसी उसको यूज करें। अगर मैनुअल करते हैं तो, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन से हम लोग करते हैं तब वेनस जरूरी है, वेनस लेंगे, वेनस ब्लड लेंगे। उससे वेनस ब्लड लेने की कोई जरूरी नहीं है। कुछ स्लाइड बताया कि कैसा बोतल होता है, लेकिन इसको अभी जानना उतना तो कोई जरूरी नहीं है। कि लेड ट्यूब के लिए क्या करेंगे, सोडियम साइट्रेट इसमें ऐसा रहता है। तो एक बता दिया है, अगर ट्यूब का अगर कलर ये लाइट ब्लू है तो इसका मतलब है कि उसमें सोडियम साइट्रेट मिला है। वो पहचानने के लिए कि ईडीटीए पाउडर से एंटीकोगुलेंट कुछ दिया है उसमें, ट्यूब में रखने से पता चलने के लिए। कौन लिख लो देखो, क्या फिर लिखिए रहो यार, क्या क्या लिख रहे हो सब, मतलब खत्म करो। हाँ। दूसरा बात है कि एक ट्यूब जो दिया है उसे बिना जल्दी में हम लोग ट्यूब कलेक्शन करने के बाद ज्यादा रस पेशेंट है उसके लिए कलेक्शन के लिए इसमें इजी होता है, इसलिए ट्यूब की पहचान कर दी है। इससे ये हम लोग को पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, एक टेक्नीशियन का काम था कि ये ट्यूब देखा कि लेड ट्यूब है तो सोडियम साइट्रेट मिला है 3.2% या टाइसोडियम शायद 3.8% है। अगर रेड अगर है तो इसका मतलब है कि सीरम ट्यूब्स ओनली सिर्फ सीरम है, इसमें कोई एंटीकोगुलेंट नहीं है। तो इसमें है तो कोई एंटीकोगुलेंट नहीं है। उसके बाद ग्रीन ट्यूब है तो इसका मतलब है कि सोडियम या लिथियम हेपेरिन मिला हुआ इसमें है, विथ या विदाउट जेल है के साथ।
इसमें है ऐसा कलेक्शन वाला एक सेट है, इसको करने के लिए है। और ऐसा कलर है लेवेंडर या पिंक कलर का अगर है, उसके मतलब है कि पोटासियम या EDTA उसमें मिला हुआ है उसमें वायल में। और ग्रे है तो सोडियम फ्लोराइड और सोडियम पोटासियम ऑक्सैलेट, ये जितने हैं ये एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस है। ट्यूब वायल लगते हैं अगर हम लोग उस मेथड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोटर से, सेल ऑटो ये ऑटोमेटिक सेल काउंटर से हम लोग टेस्ट करते हैं, उसके लिए ये सब है। ये केमिकल यूज कर सकते हैं एंटीकोगुलेंट, इसके लिए कुछ दिया था। इसकी हम लोग को जाननी जरूरी नहीं है कि मेन हम लोग को उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जानना है कि ब्लड कलेक्शन कैसे करेंगे, आप ब्लड का कलेक्शन कैसे करेंगे। तो ब्लड कलेक्शन करने के लिए कोशिश करना चाहिए सबसे पहले पेरीफेरल के लेफ्ट हैंड के टिप फिंगर है उसका ही प्रिक करना चाहिए। और ये प्रिक करके एक ही ड्रॉप, 1 से 2 ड्रॉप सलाड है, प्लेन सलाड, साफ सलाड, क्लीन सलाड है, उस समय एक ड्रॉप दे और स्प्रेड करना चाहिए। और स्प्रेड के इसमें तो 2 सलाड का दिखाया कितना अच्छा है, हेड टू टेल तक जाना ये, यानी इट इज अ गुड स्मेल। इसमें 3 तरह का होता है, हेड, बॉडी, टेल, इसको सलाड स्मेल। अगर ये सलाड अगर इस तरह बिना स्क्रैच के इस तरह अच्छा सलाद बन जाए, इसको स्क्रैच करता है, इसको गुड सलाद ये करना चाहिए और ड्राई एयर में सुखाना चाहिए। और हम लोग को लिसमैन स्टेन एक आता है, लिसमैन स्टेन से स्टेन करना चाहिए। तो लिसमैन स्टेन से स्टेन करना चाहिए और उसके बाद अंदर फोकस, ये लिसमैन स्टेन के स्टेन करना चाहिए और अंदर फोकस माइक्रोस्कोप देखना चाहिए। और उसके डिफरेंशियल जो हम लोग को जो बताए थे इससे पहले, डिफरेंशियल WBC काउंट, तो इस तरह का डिफरेंशियल काउंट का मैंने जैसे एग्जांपल ये देखो सेल से मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने कल बताया कि पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर, यानी ऐसा लोब 2 या 2 से ज्यादा लोब है, इसमें पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर है, 2 to 5 लोब्स होता है। और ये ग्रेनुल्स है, मल्टीपल इसमें न्यूक्लियस के अंदर में ग्रेनुल्स है। इसमें देखो इसमें ग्रेनुल्स ज्यादा है, इसमें देखो न्यूट्रोफिल में ग्रेनुल्स है लेकिन छोटा छोटा है। 3 to 5 लोग अंदर माइक्रोस्कोप ऐसा सेल मिलेगा। और 2 to 5 लोग उसमें होगा। दूसरी बात इसनोफिल में क्या होगा, कोर्स ग्रेनुल्स होगा। लोब तो सेम ही होगा, डायमीटर तो 12 to 15 माइक्रोलीटर होगा, लेकिन उसका क्या होगा, कोर्स ग्रेनुल्स होगा 2 to 3 लोब। इसमें दोनों में क्या डिफर है, इसनोफिल में क्या होगा, यूसिन डाई होगा, इसकी कलर रेड कलर होगा, पिंक कलर होगा, यूसिन डाई होगी। और न्यूट्रल कलर होगा। इसमें कल भी मैं बताया था, ये फोकस से भी पता चलता है। और बेसो इसका देख लो, अगला बेसोफिल में क्या है, बेसिक डाई होगा, इसके अंदर साइटोप्लाज्म का जो कलर होगा बेसिक होगा, वो दैट इज का अल्कलाइन नेचर होगा, ब्लूइश कलर वो लेगा, वो रेड कलर कभी नहीं लेगा। और सिंगल एस शेपेड होगा, इसका भी साइज जो डायमीटर है 12 बिट। और इसमें भी कोर्स ग्रेनुल होगा, बड़ा बड़ा दाना कोर्स ग्रेनुल होगा। इसमें कल भी मैं बताया था, आज कुछ बताता हूँ। इस तरह का माइक्रोस्कोप में ये चीज है, ये चीज दिखाई देगा। कौन लड़का कर रहा है इसको, करो नहीं तो इसे देखो, मैं स्लाइड भेज दूंगा। ये से दूसरी बात, जब अंदर एक ग्रेनुलोसाइट लिम्फोसाइट में देखेंगे तो लार्ज लिम्फोसाइट में ये राउंड शेप न्यूक्लियस होगी और साइटोप्लाज्म जो होती है ब्लूइश डाई शीट देगी, ब्लू डाई। इसमें अंदर में कोई नहीं ग्रेनुल्स नहीं होगा। इसमें ये जो पिक्चर है ये गलत है, इसमें ग्रेनुल्स को दिखा दिया, ये गलत है। ये स्लाइड से देखो अंदर नीचे में बिलो में, अगर ये अंदर फोकस देखो, इसमें क्लियर न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, ब्लूइश डाई दिखाई दे रहा है, बेसिक डाई। और इसके साइटोप्लाज्म चारों तरफ है। जो बेसिक डाई है उसमें नॉन न्यूक्लियोसाइट है, इसमें ये लिम्फोसाइट है। तो हाँ, ये लिम्फोसाइट है। और मोनोसाइट में देखो ये बीन शेपेड है, जो कितना अच्छा है, सबसे लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। इसमें सेल्स में 12 to 20 माइक्रोन तक होता है। हाँ, बीन शेपेड, किडनी शेपेड, हॉर्सशू शेपेड, 3 शेपेड जिसको कर सकते हैं, किडनी शेपेड, हॉर्सशू शेपेड, बीन शेपेड, नन न्यूक्लियोसा नन। इसके साइटोप्लाज्म में कोई अंदर में देखो दानादार नहीं है, साइटोप्लाज्म है एकदम क्लियर डाई है इसके अंदर। ये क्लियर बीन शेपेड देखो, देखो हॉर्सशू बीन शेपेड दिखा दिया है, बीन शेपेड दिया रहा, ये लार्ज सेल दिखा दिया है। ये सेल से माइक्रोस्कोप अंदर स्कैन करने के बाद ये पता चल जाएगा कि ये चीज है ये। तो इसको पढ़ना था।
आगे तुम और कुछ बताते हैं। ये जो जब भी देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर उस दिन भी मैं कल भी बताया था, आज भी बताया, जब भी इसको देखना है डिफरेंशियल डब्ल्यूबीसी काउंट के लिए आयल इमर्शन लेंस के अंदर देखना है, यानी नीचे का जो ये नीचे लेंस है ये आयल इमर्शन, इसमें लो पावर 10 मैग्नीफाइंग पावर होता है और हाई पावर को 40 और 45 मैग्नीफाइंग पावर को हाई पावर लेंस करते हैं, और 100 मैग्नीफाइंग पावर को आयल इमर्शन लेंस करते हैं इसमें। देखो इसमें, और जो मोस्ट आई पीस होता है 5 मैग्नीफाइंग होता है, 10 मैग्नीफाइंग आता है देखने के लिए, किसी किसी में 4 भी मैग्नीफाइंग से देखा जाता है। और इट इज द बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप, ये दोनों आंख से देखते हैं इसलिए बाइनोकुलर, अगर एक आंख से देखे तो मोनोकुलर कहेंगे। ये चीज है, ये बाइनोकुलर का पिक्चर है, और आगे मैं बता दूं। और ये तो स्टार्टिंग एक काउंटिंग चैम्बर का पता है कि अगर डिफरेंशियल काउंट करना है तो कैसे करते हैं। 100 में जब भी काउंट करा जाता है 100 में परसेंटेज लिया जाता है। कल मैंने बताया था कि 100 में काउंट करना है तो कैसे बताया था, कल मैंने बताया था, इसलिए आज भी मैं कुछ बता देता हूँ। कल कुछ लड़का नहीं आए थे। जैसे पोलिमोर्फोनिकुलर का नॉर्मल रेंज है 50 से 70%। तो ये नहीं है कि एक बताओ कि न्यूट्रोफिल अगर 70 मान लिया किसी पेशेंट को है तो उसके बाद 30 ही में 30% में ही 5 से लगेगा, ये नहीं 100 से बढ़ जाएगा। एक एवरेज 100% जब भी होगा 100 के रेशियो में लिया जाता है। इसलिए जब भी एग्जाम्पल नीचे में दिखा दिया है कि देखो ये एक डाटा दिखा दिया है, जैसे पोलीडेटिक पोलीमोर्फोनिकुलर 60% है, लिम्फोसाइट 32% है, मोनोसाइट 4% है और इसिनोफिल 1% है। इस डाटा बता दिया। बेसोफिल 3% है। अक्सर याद रखना बेसोफिल 0 से 1% होता है। ये डाटा एवरेज नॉर्मल डाटा नहीं होती है। नॉर्मल डाटा में बेसोफिल एंजाइम बहुत कम होती है, और जैसे पहले भी बताया दिया है कि बेसोफिल क्यों कम करते हैं, बेसिक एलर्जन रिस्पॉन्स वहाँ इंडिकेट करती है। तो इसलिए एक डाटा बताया गया कि हम लोग एक कैसे पता चले, किसी से लिखवा का पता कर सकते हैं। ऐसे करके 100 में काउंट करना है, या नहीं तो मशीन आती है, मशीन में पोली लिम्फोसिनोमोनोबेसो बना रहता है, उसको टैपिंग की तरह टैप किया जाता है, उससे 100 पूरेगा, अपने आप रुक जाएगा, तो फिर 0 से करना पड़ेगा। इसलिए एक स्टार्टिंग काउंटिंग चैम्बर का ये बताया कि काउंटिंग कैसे किया जाएगा, तो 100 के अंदर ही करना है। ये परसेंटेज है जो मैंने कल बताया था डिफरेंशियल डब्ल्यूबीसी का। और आज भी अभी बता 50-70 न्यूट्रोफिल है, और लिम्फोसाइट है 25 से 35 नॉर्मल होता है, मोनोसाइट है 106 नॉर्मल होता है, इसिनोफिल होता है 106%, बेसोफिल 0 से 1% नॉर्मल होता है। और ऑटोमेटेड जब करते हैं तो ये मशीन वही को इडियटिक सिर्फ डाइज पिलाना पड़ता है। एक मशीन है, ये देखो ये मशीन में वो राउंड मारे हुए, यहाँ पर कलर है इसलिए अगर नहीं पता चलता, ये सकिंग करते हैं, यहाँ बटन होता है, इसको एक पुश करेंगे और सीधी पुश करोगे, जितना लेना रहेगा यानी हाफ ml से भी कम लेता है, और अपना पूरा इन कर लेता है, अपना जितना शक करना था सकिंग कर लेता है मशीन, और ये शक कर लेता है। उसके बाद 1 मिनट के अंदर इसको रिजल्ट पूरा WBC RBC प्लेटलेट सब चीज है। लेकिन मिक्सिंग अच्छा नहीं होने से वैरी करता है हर का रिपोर्ट, गलत बहुत से रिजल्ट आता है ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। बहुत ही डिफरेंट फॉल्स पॉजिटिव ऑन प्रैक्टिकल मैंने देखा है। इसलिए कैलिब्रेट एरर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कोशिश करना चाहिए अगर ऑटोमेटेड भी काउंटिंग चैम्बर है, मशीन है, तो उसके बाद उस पर रिपोर्ट कभी नहीं देना चाहिए। और हमेशा डिफरेंशियल काउंट और लिक्विड कम से कम WBC को काउंट कर डिफरेंशियल काउंट को स्लाइड मेथड का वैरी करा लेना चाहिए, वैरी नहीं होता है। कभी कभी एग्जाम्पल ल्यूकेमिया वाला पेशेंट में क्लियर नहीं आएगा, ल्यूकेमिया वाला पेशेंट में, क्योंकि उसमें अगर ब्लास्ट सीरीज है, मोनोब्लास्ट आया, लिम्फोब्लास्ट आया, तो वह इसमें नहीं देगा। इसमें 3rd पार्ट होता है, 3 चैनल होता है पार्ट, 5 पार्ट होता है। तो 5 पार्ट में तो 5 टैप आ जाता है, 3rd पार्ट में तो 5 पार्ट भी नहीं आता है, बल्कि बेसोफिल और तो देता ही नहीं मोनोसाइट, तो इसी को एक दूसरे में मिक्स रहता है, वो भी डिफरेंस गलत रहता है। इसलिए ऑटोमेटेड 5 पार्ट होना चाहिए और अच्छी एक्यूरेसी होती है। लेकिन कैंसर वाला पेशेंट में भी मैनुअल करना चाहिए, इसमें नहीं पता चलेगा, इसमें नहीं आता। हाँ, उसे RBC के लिए, प्लेटलेट्स के लिए
पीसीबी पैक्ड सेल बोलो, एमसीबी मीन सेल हीमोग्लोबिन, एमसीएससी मीन से हेमोग्लोबिन कॉर्पसल्स, इस सब के लिए ये चीज सब है। जैसे इसमें बताया कि देखो हीमोग्लोबिन में एससीबी हीमाटोक्रेट मेथड, मीन सेल वॉल्यूम, मीन सेल कॉर्पसल्स, मीन से हेमोग्लोबिन कॉर्पसल्स, इससे रेड विट सेल, इस सब के लिए समझे प्लेटलेट्स काउंट, इस सब के लिए ये सब चीज है। लेकिन ये डाटा इसमें अच्छा होती है एक्यूरेसी, उससे टोटल डिफरेंशियल कोट में उतनी अच्छी नहीं आती है। ये इसलिए कोशिश करना चाहिए। और कमेंट्स ऑन पेरिफेरल ब्लड फिल्म में भी कमेंट्स करने के लिए ल्यूकेमिया के लिए या एबनॉर्मल सेल के लिए भी मैनुअल ही करना पड़ेगा। इसमें एबनॉर्मल इमेच्योर सेल नहीं आता है, याद रखना। इसलिए हमेशा डिफरेंशियल मैनुअल ही करना चाहिए। अब आए अब कुछ बताते हैं। सबसे पहली है कि न्यूट्रोफिलिया क्या है, और मैंने बताया अभी न्यूट्रोफिल में किस किस में न्यूट्रोफिलिया होता है। न्यूट्रोफिलिया कल भी क्वेश्चन भी लड़का ने बताया कि न्यूट्रोफिलिया किस वजह से होता है, क्या क्या चीज में होता है। और आज भी तो न्यूट्रोफिलिया का मैंने कल भी बताया कि याद रखना सबसे पहले से एक्यूट इन्फेक्शन। तो कोई भी एक्यूट इन्फेक्शन में, और एक्यूट में बैक्टीरियोलॉजिकल सबसे स्पीड बढ़ता है। तो एक्यूट इन्फेक्शन में बैक्टीरिया हो या फंगल हो, पैरासाइट